वालेकुम जी, कैसे हैं आप। मैं हूं सनम वकास और आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल। चंद दिन पहले एक अफसोसनाक खबर हम सब की नजरों के सामने से गुजरी कि भेरा के मकाम पर एक ही खानदान के 5 लोग एक गाड़ी में सवार थे, जिन 5 में से 4 मुर्दा हालत में उस गाड़ी से निकाले गए। और वो इस सूरत में निकाले गए कि गाड़ी काफी देर तक मोटरवे पर खड़ी रही और मोटरवे पुलिस ने जब देखा तो उन्होंने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर से कोई मूवमेंट नहीं आ रही, ड्राइवर भी बेहोशी की हालत में है या मुर्दा हालत में उन्हें मिला। तो ये जब उन्होंने रेस्क्यू किया तो जो ड्राइवर था उसकी चंद सांसें बाकी थी, लेकिन बाकी जो लोग थे, खवातीन की मुकम्मल तौर पर डेथ हो चुकी थी, उनकी एक सांस भी बाकी नहीं थी। और जो बच्चा था वो भी हॉस्पिटल जब पहुंचा तो उसकी चंद एक सांसें बाकी थी। अब इस सारे कहानी की डिटेल मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, क्योंकि मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है। मैं पहले इस फैमिली के घर गई हूँ, मैंने सारी उनसे डिटेल ली कि ये कब निकले, कौन कौन निकले, क्या खा के निकले, वहाँ से क्या खरीदा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये फैमिली किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद जाने का इरादा करती है। ये लाहौर की फैमिली है और ये फैमिली, इस फैमिली में जो चलाने वाला था लड़का, उसकी माँ, उसकी भाभी, उसकी बहन और उसका 3 साला भतीजा, यानी कि ये टोटल कोई 5 लोग बनते हैं जो कि लाहौर से निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए शाम 5 बजे। जब ये शाम 5 बजे निकलते हैं तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ये सियाल मोड़ पहुंचते हैं। और वो जिसकी बीवी मौजूद थी साथ, भाई उसका बड़ा ड्राइवर का, वो उसे कॉल करता है और पूछता है कहाँ पहुंचे हो। तो वो वहां पर बताता है कि हम लोग सियाल मोड़ पहुंचे हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो 3 साल का साथ था उसकी तबीयत खराब हो गई है। जब उसकी तबीयत खराब हुई है तो हम उसे किसी मेडिकल स्टोर पर यहाँ पर लेकर आए हैं दवाई लेने के लिए। जब वो उसको दवाई लेके दे देते हैं तो बकौल उसकी फैमिली के कि बच्चा जो है नींद बेहोशी की हालत में होता है और डॉक्टर उसको थपकी लगाता है, उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। अब ये सारी डिटेल बताई है ड्राइवर ने। पीछे घर में जो मौजूद था बच्चे का वालिद, उसको जो कि उसका भाई था और उसका जो साथ जा रहा था उसका भतीजा था। अब इसमें हकीकत किसी को नहीं मालूम चली अभी तक कि वो बच्चे की ही उस टाइम हालत ख़राब थी या बाकी सबकी भी उस टाइम पे हालत ख़राब थी। अच्छा, फिर ये बताया उसने कि हम यहाँ पर सियाल मोड़ पर मौजूद हैं और यहाँ पे अम्मी ने मुझे कहा है कि मेरी शुगर लो हो रही है और हमें कुछ खाने को दे दो। वो कहता है कि मैं एक निजी बेकरी पे गया हूँ, वहाँ से मैंने चंद जूस के डब्बे खरीदे हैं और साथ मैंने कोई 4 से 5 पैटीज़ खरीदी हैं। 4 से 5 पैटीज़ जब मैंने खरीदी हैं तो मैं गाड़ी में आ गया हूँ और हम सब ने साथ में जूस पी रहे हैं और पैटीज़ खाना शुरू कर दी हैं। वो कहता है कि जैसे जैसे हमने पैटीज़ खाना शुरू की हैं तो पहले वालदा की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है, फिर बहन की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है, फिर भाभी की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मेरे हाथ पांव छूट गए थे, लेकिन मैं गाड़ी नहीं रोक रहा था कि ये सुनसान और वीरान जगह है तो कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो मुझे नहीं पता चला कि गाड़ी किस जगह जाकर बंद हो गई। अब हर अक्ल और शऊर रखने वाला बंदा जो कि ड्राइवर है, जिसकी 20-25 साल भी उम्र है, वो मोटरवे पर ड्राइव कर रहा है, तो उसको आइडिया होगा कि मोटरवे पर मैंने 130 पर कॉल करनी है और मुझे हेल्प मिल जाएगी। और ये रोड आप भी गुजरते होंगे, मैं भी गुजरती हूँ, कोई ऐसा सुनसान या वीराना नहीं है कि जहाँ पर आप कोई रात के 10-11 बजे भी गाड़ी रोक के किसी से हेल्प ना ले सके। अब फैमिली की तबीयत ख़राब हो रही थी या ड्राइवर को खुद भी लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, चूँकि ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, जिंदा हालत में अपने घर पर मौजूद है, यानी कि उसकी तबीयत बाकियों से कम ख़राब हुई। अगर बाकियों की निस्बत उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तो शायद वो भी आज इस दुनिया में ना होता। तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया, उसने गाड़ी तब जाकर रोकी जब खवातीन तीनों की डेथ हो चुकी थी और बच्चे की कोई 2 से 3 सांसें बाकी थी। बकौल डॉक्टर के, जिन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू किया इन सारे बच्चों को, बच्चे को और फैमिली को और सबको चेक किया वहाँ पर, उन्होंने भी ये बात बताई कि लड़का जब आया है तो लड़के को हम लोगों ने ड्रिप्स लगाई हैं, चेकअप किया है, इसका स्टमक वॉश किया है पूरी तरह से, तो ये कुछ बेहतर हुआ है, नहीं तो उससे पहले इसको भी वॉमिटिंग हो रही थी। और बाकी खवातीन तीनों मुर्दा हालत में थी जब कि इनको मोटरवे पुलिस ने रेस्क्यू करवाया है और बच्चा जो है वो भी 1-2 सांसें ले रहा था। अब ये सारी कहानी जो है ना, ये बहुत सारे सवाल उठाती है कि जहर की मिकदार तमाम बॉडीज़ में एक जितनी थी, तो उस बॉडी में कम किस तरह से है कि जो गाड़ी चला रहा था। सवालिया निशान उठता है ये भी कि अगर सबने खाया और वो छोटा मासूम बच्चा जो कि शायद पूरी तरह से 3 साल का था, वो तो पैटी खा भी नहीं सकता था, उसने खाई भी नहीं होगी, या जूस भी शायद उसने बाकियों की निस्बत कम पिया होगा, या वालिदा थी या बहन थी या भाभी थी उसकी, तो सबकी निस्बत उस पर कम असर क्यों हुआ? क्योंकि खाया तो सबने बराबर है। अगर
एक जगह से ही पैटीज खरीदी हैं और एक जैसा ही जहर बाकी चारों के खाने में पाया गया, तो पांचवें के खाने में जहर का असर कम किस तरह से हो सकता है? क्या उसने कम खाना खाया, या उसने जानबूझकर खाना नहीं खाया, या जो उसने खाया उसमें जहर इतना जहरीला नहीं था? बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं और बहुत मुख्तलिफ तरीकों से इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, क्योंकि ये मोटरवे पर गुजरने वाली कोई एक फैमिली नहीं थी। मोटरवे से हजारों लाखों लोग गुजरते हैं और यही बेकरीज हैं जिनसे हम जूस भी खरीदते हैं, कॉफ़ी भी खरीदते हैं और सब कुछ खरीदते हैं। हाँ, कुछ डिब्बे मिले हैं जूस के जो कि एक्सपायर थे, कुछ खाने पीने की बिस्किट वगैरह लेज मिले हैं वो भी एक्सपायर थे। अब उन पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, वो चेक नहीं की, हो जाता है समटाइम। लेकिन एक्सपायर जूस पीने से, एक्सपायर लेज खाने से, एक्सपायर बिस्किट खाने से इतना जहर नहीं बनता कि इंसान की डेथ हो जाए। फूड पॉइजन हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं, मोशन लग सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है, आप हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। लेकिन और सियाल मोड़ से भेरा का सफर तकरीबन कोई पौने घंटे का है और पौने घंटे में इतना जहर था कि उनकी डेथ हो जाती है। अब ये भी उसके बकौल है कि सियाल मोड़ पे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, हो सकता है कि सबकी तबीयत ख़राब हो और उसने बताया ही ना हो। वो खुद बच गया है और उसने आकर अपनी फैमिली को बताया कि मैं हॉस्पिटल से तो आ गया हूँ लेकिन मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल भी वो अपने दोस्त के साथ गया है, फैमिली का कोई मेंबर साथ नहीं गया। और हॉस्पिटल में जाके उसने बताया है कि मैंने अपना स्टमक वॉश कराया है। उसने बताया है, किसी ने देखा नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसका स्टमक वॉश हुआ है, कि मैंने अपना स्टमक वॉश कराया है, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे अच्छी खुराक खानी है, मुझे कम खुराक खानी है, ये जो सारी चीज़ें। अब एक ख़ानदान उजड़ चुका है पूरी तरह से। उस घर में अब कोई औरत नहीं बची, सिर्फ 3 मर्द बचे हैं, क्योंकि जो सरबराह थी वालिदा, उनकी भी डेथ हो चुकी है, भाभी थी बड़ी, उनकी भी डेथ हो चुकी है, बहन थी और बहन की दिसंबर में शादी थी, उसकी भी डेथ हो चुकी है, छोटा मासूम 3 साल का बच्चा था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो मेरी यहाँ पर बात करने का मकसद ये है मेरा कि इस तरह का अगर कोई वाक़या हुआ है किसी जगह पे इससे पहले, तो वो इतनी शदीद नौइयत का नहीं था और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सामने ज़रूर आया कि अगर तो छिपकली थी पैटीज के अंदर, तो छिपकली से भी इतनी सडनली मौत नहीं होती। इतनी जहरीली छिपकली पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। छिपकली थी और इतनी छिपकली जहरीली पाकिस्तान में वैसे पाई नहीं जाती। लेकिन अगर ये पैटीज इन्होंने ख़रीदी, उसमें जहर था, जूस के डिब्बे एक्सपायर थे, उनमें जहर था, तो ये बेकरी कोई बंद नहीं हो गई थी इनके चीज़ें ख़रीदने से पहले या ख़रीदने के बाद। और भी हज़ारों लाखों लोग गुजरे होंगे इन पैटीज़ में। ये कोई 2 से 3 या 4-5 पैटीज़ तो नहीं बनाई गई होंगी कि ये लोग आ रहे हैं और हमने ये पैटीज़ सिर्फ इन्हीं को फ़रोख्त करनी है। बहुत सारी पैटीज़ बनाई गई होंगी और पैटीज़ के अंदर जो मसाला डाला जाता है वो भी इकट्ठा बनाया गया होगा। कोई 100-200 पैटीज़ तो बनाई गई होंगी ना, 4-5 पैटीज़ तो नहीं बनाई गई। तो कोई और भी इस तरह का वाक़या सुनने में हमें आता कि इनके बाद या इनसे पहले भी किसी ने कुछ ख़रीदा है, खाया और उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब ये बहुत सारे सवालिया निशान इस केस में आ चुके हैं और मेरी रिक्वेस्ट है खासकर उन बेकरीज से जिनका नाम ले रहा है ये लड़का जो कि ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला था, कि मैंने फलां बेकरी से और बड़ी मशहूर बेकरियों के नाम ले रहा है। मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उसके बहुत सारे बयान वीडियो आ चुके हैं जिनका वो नाम ले रहा है कि फलां कंपनी का जूस था और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं जिस कंपनी का वो जूस था, जिस बेकरी से उसने पैटीज़ खरीदी, और वो नामवार बेकरी है और हम लोग अक्सर ख़रीद कर खाते हैं। तो वो बेकरीज भी इस केस पे थोड़ा सा जो है वो अपना ध्यान मरकूज करें और कोशिश करें कि हकायक को लाया जाए। गलती जिसकी भी है वो सज़ा का मुस्तहिक है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी सोच के मुताबिक और मेरी जो मैंने मालूमात इकट्ठी की उनके मुताबिक ना मामला पैटीज़ खाने का है, ना मामला एक्सपायर्ड जूस पीने का है, क्योंकि पैटीज़ में अगर जहर होता तो सिर्फ इस फैमिली के लिए वो पैटीज़ नहीं बनाई गई थी। एक्सपायर्ड जूस पीने से किसी की मौत वाक़या नहीं होती और वो भी इतने कम वक्त में, और बच्चे का रास्ते में जाते हुए ही तबीयत ख़राब होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मुझे उन्हीं के घर से पता चला है। तो ये अभी बहुत सारे सवालिया निशान इकट्ठे हो चुके हैं। मज़ीद मुझे जो भी डिटेल्स मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये अभी तक का जो इस केस में था, ये सारा इसका निचोड़ था कि वो लड़का घर में मौजूद है, उसकी हालत अभी भी
बकौल उसके नॉर्मल नहीं है। उसको जो है वहाँ की भेरा की पुलिस वो आई है, उन्होंने बुलाया है, पूछगिछ करेंगे, ये जो भी मामलात होंगे उन सबको देखेंगे। और ये फैमिली बार बार चंद बड़ी कंपनीज़ का नाम ले रहे हैं जिनकी वो पैटीज़ थी और जिनके वो जूसेस थे कि उन्हीं का कसूर है, वही जुर्मदार हैं, वही जुर्माना अदा करेंगे। तो वो कंपनीज़ भी प्लीज़ अपनी इन चीज़ों को चेक करवाएं और इनकी तरदीद करें, क्योंकि अगर एक्सपायर चीज़ें ख़रीदी भी हैं इन्होंने तो एक्सपायर चीज़ों में कंपनी का कोई कसूर नहीं होता। जब कंपनी एक्सपायर डेट मेंशन कर देती है तो वो बेचने वाले का कसूर है। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे पहलू बनते हैं जिनको तमाम पहलुओं को देख कर ही इस केस का फैसला होगा। और इंशाल्लाह अगर वो खून ना हक गया है, वो बेकसूर ख़वातीन, वो और मासूम बच्चा जो तड़प तड़प कर शायद पता नहीं किस हालत में उसकी जान निकली होगी, तो उनका खून रायगा नहीं जाएगा। इसके पीछे जो भी कसूरवार होगा इंशाल्लाह वो आपके और मेरी नज़रों के सामने होगा अनकरीब।